Assalamu alaikum. Today we will study the esophagus anatomy. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसोफेगस होता क्या है। एसोफेगस एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कि रन करती है इन द नेक रीजन एंड देन इन द थोरैक्स एंड देन इट एंटर इन द एब्डोमिनल रीजन। सो बेसिकली इसके तीन पार्ट्स बनते हैं। पहला इसका सर्वाइकल पार्ट, thoracic part, and then abdominal part. And this tube is about 18 to 25 centimeter long. And this is in the common language it is called, इसको हम food pipe भी कहते हैं. So basically it is here one of the जो thoracic cavity है उसकी एक division है superior mediastinum and inferior mediastinum. So पहले ये रन कर रहा है हमारी superior mediastinum में और उसके बाद ये रन कर रहा है inferior mediastinum में और ये स्टार्ट हो रहा है हमारे pharynx से और एंड हो रहा है हमारे abdominal region में at the level of T10 vertebra. अब हम कोर्स ऑफ द एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारे थोरैसिक रीजन में और एब्डोमिनल रीजन में रन करता है। पहले हम इसकी स्टार्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा फेरेंक्स है, फेरेंक्स हमारा माउथ कैविटी के साथ कंटिन्यू होता है। फेरेंक्स के बाद ये एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, ये रीजन है जहाँ पे फेरेंक्स और एसोफेगस का जंक्शन बनता है। ये एक लेवल है जिसको हम डिफाइन करते हैं, एक रिक्वायर्ड कार्टिलेज का लेवल है। इट इज़ लोकेटेड, इसकी लोकेशन बताई जाती है C6 वर्टिब्रा की और ये आपको नेरोएस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी इसको कहते हैं। और उसके बाद हमारा एसोफेगस अब नेक रीजन से थोरैसिक रीजन में आ गया है। थोरैसिक रीजन में यहाँ पे वो सुपीरियर मेडियास्टिनम में रन कर रहा है और ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमारी सुपीरियर मेडियास्टिनम ख़त्म होती है और उसके बाद हमारी इंफीरियर मेडियास्टिनम रन करती है। इस सारे रीजन में ये बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और प्री वर्टिब्रल फेशिया के इन फ्रंट रन कर रहा है और उसके बाद अल्टीमेटली हेयर यहाँ पे इस लेवल पे ये दिस इज ओवर एब्डोमिनल डायफ्राम एंड और ये एक पार्टीशन बना रहा है डायफ्राम इन द थोरैसिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। यहाँ पे वो एंटर हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में और ये हमारा एब्डोमिनल पार्ट है जो कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ बताई जाती है। ये जो हमारी ओपनिंग है इसको हम एसोफेगल हाइटस का नाम देते हैं और इसकी लोकेशन है टी T10 यानी थोरैसिक 10 वर्टिब्रा के लेवल पे और ये मिड लाइन में नहीं है, ये 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ है और इसको जब हम लेवल सरफेस पे करते हैं तो ये ऑलमोस्ट लेफ्ट 7 कोस्टल कार्टिलेज का लेवल है और यहाँ पे एक स्लिंग बनती है। व्हाट इज दिस स्लिंग? यहाँ पे राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम है, लेफ्ट क्रस भी होता है। तो यहाँ पे राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम के फाइबर इसके इर्द-गिर्द बाउंड करते हैं और एक फंक्शनल स्फिंक्टर बना देते हैं, जो कि हम जिसको डिस्क्राइब करते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन या फिर लोअर गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन भी उसे हम कहते हैं। इसका नाम हमने एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं रखा, दिस इज़ जस्ट अ फंक्शनल स्फिंक्टर बिकॉज़ ये एक हाई प्रेशर ज़ोन है। अगेन यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन है ये भी एक एसोफेगस के स्फिंक्टर के तौर पे एक्ट करती है। वो located है at the upper end and again this high pressure zone again a sphincter that is located at the lower end and in the whole course the esophagus is running anterior to vertebral column and prevertebral fascia. These vertebral column ये जो vertebral column है ये बनता है हमारे thoracic vertebra से because क्योंकि ये thoracic region है। अब इन सारी स्ट्रक्चर की वजह से हमारे एसोफेगस में कुछ तंग रास्ते हो जाते हैं जिनको हम कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एसोफेगस भी कहते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? लेट्स डिस्कस। पहली कंस्ट्रिक्शन है जहाँ पे ये फेरेंक्स और एसोफेगस का जंक्शन हो रहा है, जहाँ पे नेक और थोरैसिक कैविटी का जंक्शन है। इस जंक्शन पे ये नर्वस पोर्शन है एंड इसको नर्वस पार्ट ऑफ द जीआईटी भी कहते हैं और जब इसको मेजर किया जाता है तो ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है टू आवर इंसाइजर टीथ।
और ये बनता है किस तरह है? ये बनता है क्रिकोफरेंजियस मसल के साथ, जो कि फेरेंक्स के मसल की एक कॉन्टिन्यूशन है। उसके बाद हम देखते हैं एक और विज़रा इसके क्लोज़ली रिलेटेड है, और वो है हमारी एओर्टिक आर्च। एंड जब इसका डिस्टेंस मेज़र किया जाता है इंसाइज़र टीथ से, तो ये ऑलमोस्ट 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइज़र टीथ है। और जहाँ पे ये हमारी आर्च ऑफ एओर्टा एक बहुत बड़ी वेसल है, जहाँ पे वो एसोफेगस को क्रॉस करेगी, तो वहाँ पे भी एक इंडेंटेशन या कंस्ट्रिक्शन बनेगी। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन बनती है, जो कि हमारे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया की डिवीज़न हो रही है लेफ्ट ब्रोंकस में। लेफ्ट ब्रोंकस भी हमारे एसोफेगस पे इंडेंटेशन प्रोड्यूस करती है, और इस इंडेंटेशन को जब इंसाइज़र टीथ से इसका डिस्टेंस मेज़र किया जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसका बनता है। और जो हमारी सबसे लास्ट कंस्ट्रक्शन है, वो प्रेज़ेंट है जहाँ पे राइट क्रस्ट ऑफ द डायाफ्राम के फाइबर यहाँ पे एक हाई प्रेशर ज़ोन बना रहे थे, दैट इज़ अगेन नैरोइंग। और ये नैरोइंग लोकेटेड है ऑलमोस्ट 37 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइज़र टीथ। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इनकी इम्पोर्टेंस है हमारे बैरियम मील में। सो इन कंस्ट्रक्शन को नॉर्मली दीज आर द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसोफेगस। तो जब हम बैरियम मील स्टडी करते हैं, तो ये वहाँ उसमें एक नॉर्मल नैरोइंग नज़र आती है। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द एंडोस्कोपी। तो जब हम एंडोस्कोपी के लिए प्रोसीड करते हैं, तो एंडोस्कोपी पे ये नॉर्मली भी हमें ये नैरो एरियाज दिखते हैं। और ये वही एरिया हैं जहाँ पे कोई बच्चा या कोई गलती से कोई फॉरेन बॉडी खा लेता है, तो उनकी लॉजमेंट भी इन्हीं एरियाज में ही होगी। और अगर कोई फॉर द पर्पस या अनपर्पस corrosive इनटेक कर लेता है, तो एसोफेगस में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है ड्यू टू दैट corrosive इनटेक। तो वो भी, क्योंकि ये एरिया नैरो है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन पे। ज़्यादा डैमेज होता है। सो इन्हीं नैरोइंग पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है आफ्टर दीज एक्सीडेंट्स। So now we will discuss barium meal. So what is barium meal? So in the barium meal we give a radio opaque dye to the patient that जिसमें बेरियम होता है, और उसके बाद हम सीरियल एक्सरे लेते हैं जिससे हमें हमारा जीआईटी विजुअलाइज होता है। सो इन इस रीजन में हमें एसोफेगस नज़र आ रहा है। सो ये हमारा व्यू है पीए व्यू, और यहाँ पे हमें लैटरली व्यू मिल रहा है। सो दिस इज अवर लैटरल व्यू। और एंटीरियर इस रीजन में यहाँ पे भी एक नैरोइंग है। उसके बाद हम मूव करते हैं, तो इस रीजन में भी नैरोइंग हमें दिख रही है। सो ये हमारी एओर्टिक नक्कल है। एओर्टिक नक्कल की वजह से पीए व्यू में जो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन मिलती है, वो हमारी एसोफेगल की नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, एओर्टिक आर्च की प्रेजेंस की वजह से। और लैटरल व्यू में हमें यहाँ पे बाकी कंस्ट्रक्शन तो मिल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी है, वो हमारे लेफ्ट ब्रोंकाई की प्रेशर की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन रही है। तो ये हमारी बैरियम मील की स्टडीज़ हैं। So now we will discuss the curvature of the esophagus. So दिखने में ऐसा लगता है कि हमारा esophagus वर्टिकली रन कर रहा है। तो जनरली है ये है भी वर्टिकल इन इट्स कोर्स, लेकिन जब हम इसके कोर्स को देखते हैं गौर से, तो ये इसका अपर सर्वाइकल रीजन है। सो बाद में एट द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट T5 इसका एक कर्व आता है टूवर्ड्स द लेफ्ट लेफ्ट साइड, जहाँ पे ये लेफ्ट साइड की तरफ इंक्लाइन करता है इन द सुपीरियर मेडियास्टिनम। बाद में इंफीरियर मेडियास्टिनम में एक और इसका कर्व आता है, जो कि बिगिन करता है ऑलमोस्ट एट द लोअर एंड ऑफ द T7, एंड अगेन इट इंक्लाइन आवर एसोफेगस टू द लेफ्ट साइड। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि हमारी जो एसोफेगल ओपनिंग है, वो मीडियन प्लेन में नहीं है, वो थोड़ी सी लेफ्ट 2.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन है। सो ये कर्वेचर है, और ये हमें कर्वेचर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड दोनों नज़र आते हैं। अब कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर हैं। सो आप देख सकते हो कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इन दिस रीजन इज समवट कन्वेक्स। सो ड्यू टू द पैसेज ऑफ आवर esophagus in front of the vertebral column,
सो दिस कर्वेचर इज सीन। आप उसके अलोंग ही हमारा एसोफेगस रन करेगा, बट यहाँ पे उसको सेपरेट करेगा हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया। सो दिस इज अबाउट द कर्वेचर ऑफ द एसोफेगस। आप इनका जब हम एसोफेगस को अप्रोच करते हैं तो आप इनका ख्याल रखते हो। नाउ द रिलेशन ऑफ द एसोफेगस इन द thoracic cavity, many different organs हमारे रिलेट करते हैं एसोफेगस से। सो नाउ हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम रिलेशन को सुपीरियर मेडिएस्टिनम और इंफीरियर मेडिएस्टिनम में डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले हम सुपीरियर मेडिएस्टिनम में देखते हैं। सुपीरियर मेडिएस्टिनम में यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो एसोफेगस का एंटीरियर रिलेशन बना रहा है, ये हमारा ट्रेकिया है। सो दीज आर ट्रेकियल विंग which are running anterior to esophagus. So एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियानी एक ग्रूव है जिसको हम ट्रेकियो एसोफेगल ग्रूव कहते हैं। इसमें हमें लेफ्ट साइड पे एक नर्व रन करती हुई नजर आ रही है और इस नर्व को हम नाम देते हैं लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का जो कि एक सब डिवीजन है हमारी लेफ्ट वेगस नर्व की। इसके साथ साथ और भी बहुत से स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे रन कर रहे हैं और वो है हमारी आर्च ऑफ द एओर्टा। हमने पहले डिस्कस किया है, इसी की वजह से हमें एक इंडेंटेशन भी मिल रही है। और पोस्टीरियर टू एसोफेगस हमारे वर्टिब्रल कॉलम और हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया रन कर रहा है। सो ये वो वाले स्ट्रक्चर हैं दैट आर लोकेटेड in the superior mediastinum. Now we will discuss the structure which are related to our esophagus in the inferior mediastinum. So now हम inferior mediastinum की तरफ मूव करते हैं। सुपीरियर मेडिएस्टिनम और इंफीरियर मेडिएस्टिनम के दरमियान ये जो ब्लैक लाइन है, ये हमारी उस इमेजिनरी लाइन को इंडिकेट कर रही है जो कि सुपीरियर मेडिएस्टिनम और इंफीरियर मेडिएस्टिनम को डिवाइड करता है, और ये पास कर रही है एंटीरियरली थ्रू द एंगल ऑफ फ्लूई, और पोस्टीरियरली ये हमारे थोरेसिक 4 एंड थोरेसिक 5 वर्टिब्रा के दरमियान से पास कर रही है। इंफीरियर मेडिएस्टिनम में जब हमारा एसोफेगस एंटर होता है तो आगे इसी लेवल पे हमारे ट्रिकिया डिवाइड होती है इनटू राइट ब्रोंकाई एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई। सो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट ब्रोंकाई है, इट इज अगेन प्रोड्यूसिंग एन इंडेंटेशन ऑन एसोफेगस। यहाँ पे दिस इज आवर परमानेंट ट्रंक एंड आवर right permanent trunk is making an anterior relation of our esophagus। और इसके बाद हमारा मिडल मेडिएस्टिनम में लोकेटेड हार्ट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा ये एपिक्स ऑफ द हार्ट है और ये बेस ऑफ द हार्ट है। हमारी बेस ऑफ द हार्ट इज मेड बाय लेफ्ट एट्रियम मेनली, एंड इसका सम पोर्शन राइट एट्रियम से भी बनता है। सो यहाँ बेस ऑफ द हार्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है एसोफेगस के, और इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि जब माइट्रल स्टेनोसिस होता है, माइट्रल स्टेनोसिस हमारे हार्ट का वॉल है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान लोकेटेड होता है। माइट्रल स्टेनोसिस मीन नैरो डाउन होना, तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होती है। जैसा कि लेफ्ट एट्रियम हमारी बेस ऑफ द हार्ट बना रहा है, इसकी वजह से हमारा एसोफेगस कंप्रेस होगा, दैट विल लीड टू डिस्फेजिया on the both side, on the right side as well as on the left side of the esophagus. Right lung and the left lung are located on the both side and with their covering pleura. So हमारी जो mediastinal pleura है, so it is located on the both side of the esophagus. Now we will discuss some posterior relation. सो पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाती है हमारी एजाइगस वेन, जिसकी आगे से बहुत सी सब डिवीजन है, एसेसरी हेमिजाइगस वेन एंड हेमिजाइगस वेन, और जो कि लेफ्ट साइड पर होती हैं, और एजाइगस वेन जो कि राइट साइड पर होती है। सो दे आर रनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द एसोफेगस बट दे आर रनिंग पोस्टीरियरली, और ये दोनों स्ट्रक्चर रन कर रही हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन इज विद थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या है, हमारी लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है। ये अगेन एंटर होती है इन द इंफीरियर मेडिएस्टिनम। सो फर्स्ट
ये एसोफेगस के राइट साइड पे रन करती है और ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ द T5 T6 ये पोस्टीरियरली एंड देन सुपीरियर मेडियस्टम में इट कम्स इनटू द लेफ्ट साइड बिकॉज इसने वहाँ जगलो वीनस एंगल के लेवल पे ड्रेन करना होता है एंड उसके बाद इसने रीच करना होता है टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट में। अब हम बात करेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ एसोफेगस। सो एसोफेगस हमारा एक विजरा है, सो इसकी ब्लड सप्लाई अपर रीजन में सर्वाइकल रीजन से आती है। सो इसकी ब्लड सप्लाई ऑफ सर्वाइकल पार्ट की जो कि होता है अप टू द आर्च ऑफ द एओर्टा इज सप्लाइड बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरीज इन द thoracic part. It is supplied by the branches of the aorta and the bronchial arteries और जो lower इसका abdominal part है, here it is supplied by left gastric artery जो कि एक branch है हमारी celiac trunk की। Now we will discuss the venous drainage of esophagus। वीनस ड्रेनेज ऑफ एसोफेगस की अगर बात की जाए तो इसका जो सर्वाइकल पार्ट है वो ड्रेन करता है ब्रेकियोकफेलिक वेन में बिकॉज ये वहीं पे लोकेटेड हैं। नाउ द मिडल पोर्शन और द thoracic portion of the esophagus drain into azygous venous system azygous venous system and its various tributaries and the lower part of that is abdominal part वो ड्रेन होगा हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इज की यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। उसकी क्या इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इज द पार्ट ऑफ पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। व्हाट इज पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस? हमारे एब्डोमेन का सारा जो वीनस ड्रेनेज है इट इज कैरिड बाय आवर पोर्टल वेन एंड पोर्टल वेन से इट इज कैरिड टू द लीवर और लीवर से ये आगे जाता है इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है। अगर कोई डिजीज लीवर है जैसा कि सिरोसिस ऑफ द लीवर है, सिरोसिस ऑफ द लीवर की मल्टीपल कॉसेज हैं इन आवर कंट्री। इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वो वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन है और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ये बहुत सी कॉसेज हैं जो कि सिरोसिस ऑफ द लिवर करवाती हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, पोर्टल वेन की जो ड्रेनेज है वो इतनी अच्छी नहीं होती और इसमें बैक प्रेशर हाई हो जाता है और इसको हम पोर्टल वेन हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सो इस हाइपरटेंशन की वजह से ये सारी ब्लड वेसल्स इंगॉर्ज हो जाती हैं ड्यू टू बैक फ्लो। सो अगेन एज द एसोफेगस लोअर एसोफेगस इज ड्रेन बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वो अगेन एक पार्ट है पोर्टल वेन का जो उसको ड्रेन करती है, उसकी वजह से यहाँ पे इंगॉर्जमेंट ऑफ द वेन हो जाती है और इसकी वजह से इन इंगॉर्जमेंट को हम एसोफेगल वेरिसिस का नाम देते हैं। एसोफेगल वेरिसिस को हम गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे बहुत से यहाँ पे ल्यूमिनल here I am seeing the esophageal varices on endoscopy. Why these esophageal varices are important? Because they can rupture और उनकी वजह से in the patient of the CLD that is chronic liver disease ये rupture कर सकते हैं and that will lead to hematemesis. What is meaning of hematemesis? This is blood in the vomiting and this is a life-threatening and emergency condition in a patient with liver disease and should be abruptly treated. We will talk about the nerve supply of the esophagus. It is supplied by both parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system जैसा कि हमारी बॉडीज में बहुत से विजरास की ये sympathetic and parasympathetic supply है, that is autonomic nerve supply. So first of all we will discuss the parasympathetic supply and how it is reached to esophagus. So it reached to esophagus by means of two recurrent laryngeal nerve. These recurrent laryngeal nerve are basically branches of vagus nerve, uh, which first come in the thorax और बाद से दोबारा ascend करेंगी ट्रेकियोएसोफेगल ग्रूव में। और obviously जो टू वेगस नर्व हैं जो कि ऊपर क्रेनियल कैविटी से नीचे थोरेसिक कैविटी में एंड देन एब्डोमिनल कैविटी में उन्होंने जाना है, वो भी नर्व नर्व सप्लाई करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती हैं
to our esophagus. और अल्टीमेटली इन क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जो हमारे फाइबर्स हैं दे रीच टू न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड डोर्सल मोटर न्यूक्लियस. These are the cranial nerve nuclei, and these parasympathetic and parasympathetic nerve supply are basically sensory, means it carry nociceptive fibers. These are motor because इनकी वजह से जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है एसोफेगस की वो ज़्यादा हो जाती हैं. These parasympathetic fiber are secretomotor. इसका मतलब है कि ये उनकी secretion को बढ़ा देंगे. ये जो दोनों हमारी वेगस नर्व हैं, ये पहले तो रन कर रही हैं एज यू कैन सी द राइट वेगस नर्व एंड द लेफ्ट वेगस नर्व की फॉर्म में. बट इंफीरियर मेडिएस्टिनम में ये एक प्लेक्सिस बना रही हैं जिसको हम कहते हैं एसोफेगल प्लेक्सिस. एंड वन ट्रंक इज रनिंग एंटीरियरली जिसको हम एंटीरियर वेगल ट्रंक का नाम देते हैं, एंड वन ट्रंक इज रनिंग ऑन द पोस्टीरियर जिसको हम पोस्टीरियर वेगल ट्रंक का नाम देते हैं. ये प्लेक्सिस है लेकिन इसकी मेन टू थिकनिंग है जिनको हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक का नाम दे दिया है. सो एंटीरियर वेगल ट्रंक इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय लेफ्ट वेगस नर्व and posterior vagal trunk is mainly contributed by right vagus nerve. So this is about parasympathetic supply. Now we will discuss the sympathetic supply. So in the mediastinum, or most precisely in the posterior mediastinum, on the both side of the vertebral column, ये आपको beaded appearance नजर आ रही है. So this appearance is due to sympathetic chain. One is right sympathetic chain and this is left sympathetic chain. एंड इन द सर्वाइकल रीजन में एक कुछ गैंग्लिया पड़े होते हैं जिनको हम सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर और सेटेलाइट गैंग्लियन का नाम देते हैं. और इन द थोरेसिक रीजन में हमारे थोरेसिक गैंग्लियन पड़े होते हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ द थोरेसिक सिंपैथेटिक चेन. सो यही हमारे गैंग्लियन हैं, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन और 4 to 5 thoracic segment of sympathetic chain that also make part to esophageal plexus. और इनका फंक्शन क्या है? These are basically sensory and vasomotor. They will control the blood supply to our esophagus in certain condition. Another importance इनकी sympathetic supply की ये है कि इन सिंपैथेटिक सप्लाई के अलोंग ही हमारी रेफरल पेन ऑफ द एसोफेगस रन करती है, नेक रीजन में भी, आर्म में भी, थोरेसिक वॉल में भी. एंड इसकी इंपॉर्टेंस है इन सर्टेन सर्टेन गर्ड गर्ड या फिर एसोफेगर जो कि रिफ्लेक्स कंडीशन है. ये डिजीज इनके थ्रू हमारी रेफरल पेन जाती है इन रीजन्स में. Now we will discuss about another clinical condition that in some condition is congenital problem, that is achalasia cardia. So normally at the lower esophagus sphincter जब food bolus arrive होता है it get open and then food enter into our stomach. So what happened in the achalasia cardia? The lower esophagus sphincter did not relax in response to arrival of the bolus of the food. So on the barium study, it will look like this. So इसमें हमारा एकलेजिया कार्डिया इस तरह दिखेगा कि अबव यहाँ पे एक डायलेटेड रीजन है एंड ये नैरो रीजन है जो कि डायलेट नहीं करेगा इन रिस्पॉन्स टू अराइवल ऑफ फूड. सो व्हाट इज़ द रीज़न? इसमें मोस्ट कॉमन जो इसकी रीज़न है वो कंजेनिटल है एंड इट कुड बी acquired in some condition and it will affect or batch plexus, that is a nerve plexus that is found in within the various layer of esophagus, and this is the cause behind this neuromuscular incoordination. And what will happen? This will give appearance that is called bird's beak appearance or rat tail appearance in some books. So this is the condition of achalasia cardia. Now we will discuss another clinical condition that is mostly congenital, that is tracheoesophageal fistula. So fistula का क्या मतलब होता है? Fistula एक abnormal communication है between two hollow viscus. सो इसमें हमारी ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसको हम ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला का नाम देते हैं. सो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं. टाइप ए में आप देख रहे हो कि हमारा जो एसोफेगस है इसका जो प्रॉक्सिमल सैक है दैट इज ब्लाइंड.
तो इसको हम एसोफेगल एट्रीजिया का भी नाम देते हैं। एंड द डिस्टल सेगमेंट इज कम्युनिकेटिंग विद आवर ट्रीकिया। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है ट्रेकियोसेफेगल फिस्टुला की। अदर टाइप में आप देख सकते हो कि एक आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रीजिया है और ट्रेकिया सेपरेट है। अनदर अनदर टाइप में हमारा एक एच शेप बन रहा है जिसमें हमारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट और डिस्टल सेगमेंट बोथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ट्रेकिया के साथ। और ये एक और टाइप है जिसमें प्रॉक्सिमल सेगमेंट ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और ये एक अनदर टाइप में दोनों सेगमेंट ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, हमारा अगर फूड पाइप के साथ फूड पाइप अगर हमारे एयरवे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो हमारा फूड एंटर होगा इनटू आवर लंग्स एंड इट कैन लीड टू न्यूमोनाइटिस, chemical pneumonitis basically, or it will lead to respiratory difficulty. And it happened because our ड्यूरिंग द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट हमारी क्रेनियल फोरगट की डिवीजन होती है इनटू रेस्पिरेटरी एंड एसोफेगल पार्ट। और अगर वहाँ पे समथिंग इज डिफेक्टिव तो जो ट्रेगियोसोफेगल सेप्टम बनना था वो अगर डिफेक्टिव होगा तो इसकी वजह से इन दोनों विजराज में फिस्टुला की फॉर्मेशन होगी। इसकी वजह से न्यूनेट किस तरह प्रेजेंट करेगा, वो वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी due to that pneumonitis, and mother will present with polyhydramnios because the neonate is unable to swallow the fluid that is located in its amniotic sac, that is the amniotic fluid. Thank you for listening.